जोहार संगी साथी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो पंच परगनिया के उन सभी तमाम परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने जेटेड पेपर 2 अर्थात कि लैंग्वेज पेपर के रूप में पंच परगनिया को चूज़ किया है। आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। एक प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दे। पंच परगनिया के सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, रक्तदान पाठ के रचनाकार है के। रक्तदान पाठ के रचनाकार के बारे में आपको बताना है परमानंद महतो, चंद्रमोहन महतो, अनंत महतो या फिर महेश्वर महतो। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। रक्तदान पाठ जो है इसके रचनाकार कौन है? वीडियो को पॉज करके आप स्वयं से आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये रक्तदान जो है ये एक प्रकार का नाटक है, ठीक है। ये लिखा गया है चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सबसे पहले दोस्तों याद रखेंगे रक्तदान जो है ये किस किताब में संकलित है, क्योंकि कभी कभी किताब का नाम भी पूछ देता है। तो याद रखेंगे ये संकलित है दुई डाइर बारोबरन फूल में, ठीक है। इस किताब का नाम याद रखेंगे दोस्तों, इस किताब में संकलित है। इस किताब के जोड़ैया का नाम पूछा जाता है, अर्थात कि जो संकलन करता है वो कौन है, इनका भी नाम याद रखेंगे दोस्तों। एक सेकंड, जोड़ैया का नाम याद रखेंगे। जो दुई डाइर बारोबरन फूल है इनके जोड़ैया आपके चंद्रमोहन महतो जी है। ये भी पूछा जाता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इसका जो प्रथम संस्करण है या फिर इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ था। तो 1982 में इसका प्रकाशन हुआ था दुई डाइर बारोबरन फूल का, ठीक है। प्रकाशक कौन था, अर्थात कि किस प्रकाशन से ये प्रकाशित हुआ था। तो पृथ्वी प्रकाशन का नाम याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वी प्रकाशक के द्वारा ये प्रकाशन किया गया था और फिर नवीनतम के रूप से झारखंड झरोखा के द्वारा ये पब्लिश किया गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको देख लेना है। झारखंड झरोखा अगर रहेगा तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। या फिर पृथ्वी प्रकाशन रहेगा तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया, उसके बाद नवीनतम रूप से झारखंड झरोखा के द्वारा प्रकाशित किया गया। सबसे पहले 1982 में ये किताब आया था, याद रखेंगे, दुई डाइर बारोबरन फूल। इसी में रक्तदान पाठ है जो कि एक प्रकार से नाटक है, चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा लिखा गया है। अगर हम लोग बात करें रक्तदान का, तो यहाँ पे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रक्तदान से संबंधित ये पाठ है। रक्तदान के महत्व को ये बताता है, ठीक है। इसके महत्व को बताता है। इसमें एक कैरेक्टर रहता है गौरा, ठीक है, गौरा, और ये एक क्लब का अधिपति होता है, ठीक है। और उस क्लब में वो रक्तदान शिविर का आयोजन करवाता है। यहाँ पे जो डॉक्टर आए हुए रहते हैं वो रांची से आए हुए रहते हैं। और यही क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था सहायक अध्यापक जो आकलन परीक्षा हुआ उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था उसमें जो डॉक्टर आए हुए थे वो कहाँ से आए हुए थे। तो वो रांची से आए हुए थे, इसे आपको याद रखना है। यहीं पे और एक कैरेक्टर होता है बिसोम, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। बिसोम, तो बिसोम को ये जो गौरा है, ठीक है, गौरा जो है ये बिसोम को रक्तदान से संबंधित महत्व को समझाता है, लेकिन ये समझने से इनकार कर देता है। बोलता है रक्त थोड़ी इतना सस्ता है जो फ्री में किसी को दे दे, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसको महत्व तब समझ में आता है जब इसके पिताजी, जिसका नाम रहता है रामसाई, ठीक है, तो रामसाई का एक्सीडेंट हो जाता है और इसको रक्त का आवश्यकता पड़ता है। तब इसको महत्व समझ में आता है कि रक्तदान क्यों करना चाहिए। और यहाँ पे गौरा के द्वारा ही रामसाई को रक्त दिया जाता है और जिसके कारण इसका जो जान है वो बच जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा नाटक है, रक्तदान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप सभी इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। पूरा कहानी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो भी कैरेक्टर है या फिर जो भी इंसिडेंट घटित हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज के इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, बुचा सियार पाटाधारे सियार के नारोइन के देलोग, कुम्हार, ग्वाला, तेली या फिर नवा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे कि जो चैप्टर है बुचा सियार, इसके आधार पर आपको बताना है कि सियार को नारोइन किन के द्वारा दिया गया। कुम्हार, ग्वाला,
तेली या फिर नवा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवा। ये जो बुचा सियार है ये लिखा गया दोस्तों करमचंद आहिर जी के द्वारा, ठीक है। कहानी है लिखा गया है करमचंद आहिर जी के द्वारा। और किस किताब में संकलित है? जो किताब का नाम हम लोग पढ़ रहे थे अभी, दुई डायर बारह बरन फूल। इसी किताब में संकलित है और ये लिखा गया है करमचंद आहिर जी के द्वारा, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बुचा सियार, यहाँ पे एक सियार का स्टोरी रहता है। सियार क्या करता है, भूखे रहता है एक दिन और वो एक कोयर गाछ में चढ़ जाता है। कोयर अर्थात कि बेर का जो पेड़ होता है उसमें चढ़ जाता है कोयर खाने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कोयर गाछ में आपका कांटा होता है, तो उसका नाक में क्या होता है, नाक में कांटा घुस जाता है, ठीक है। और उसको हटाने के लिए वो फिर नावा के पास जाता है, लेकिन नावा उसका कांटा को निकालते निकालते नाक को ही काट देता है, ठीक है। तो नाक को जब काट देता है तो सियार करता है, इस नाक को काटने के कारण सियार का जो नाम है वो बुचा सियार पड़ जाता है, ठीक है, बुचा सियार। इसी कारण दोस्तों बुचा सियार पड़ जाता है। फिर नवा को वो कहता है कि तुम या तो मेरा नाक वापस कर दो या फिर तुम्हारा नरोइन दो। तो नवा क्या करता है, अपना जो नरोइन होता है वो आपका सियार को दे देता है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बना था, बुचा सियार पार्ट का ये क्वेश्चन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पंच परगनिया का हमारा पेड क्लास चलता है। पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए पेड क्लास चलता है। फी आपको 500 लगने वाला है, जिसमें आपको जितने भी आपका सिलेबस में है ऑल सिलेबस को कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। सिलेबस को कवर कर दिया जाएगा। जो भी आपका यहाँ पे कहानी है या फिर जो भी आपका निबंध है, लोकगीत है, उन सभी को कवर कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा कौन सा रचना किया गया है, उन सभी को हम लोग कवर कर देंगे। तो पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है। आप टेलीग्राम पे जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको मन हो वहाँ पे जाकर कांटेक्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कलब के अधिपति के रहे, कलब का अधिपति कौन था ये आपको बताना है। गौरा, विसोम, रामसाई या फिर रांची के डॉक्टर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका रक्तदान से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपका जो चैप्टर अभी हम लोगों ने बात किया रक्तदान, उसी से संबंधित है। तो चलिए बताइए कि कलब का जो अधिपति रहता है वो कौन रहता है, गौरा, विसोम, रामसाई या फिर रांची के डॉक्टर। तो देखिए दोस्तों एक क्लब रहता है रक्तदान में, एक क्लब बनाया हुआ रहता है, ठीक है। उस क्लब का जो अधिपति रहता है वो गौरा रहता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और जो भी मुख्य कैरेक्टर मैंने बताया उन सभी का नाम याद रखना है। गौरा हो गया, ठीक है। उसके बाद उसी का दोस्त रहता है विसोम, ठीक है। और विसोम का पिता का नाम याद रखना है, उनके पिता कौन थे, उनके पिता का नाम याद रखना है रामसाई, ठीक है, रामसाई, ठीक है, ये उनके पिता थे। और उनके माता का नाम याद रखना है, माता का नाम था बुधनी, ठीक है, बुधनी। तो ये सभी कैरेक्टर का नाम याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है मोहनी कोहनी माने राधा रोजे का सुनतोक। मोहनी एक कोहनी है और इसमें आपको बताना है कि राधा रोज क्या सुनती थी। ढाक की आवाज़, बांसी की आवाज़, नागरा की आवाज़ या फिर ऑप्शन डी सौग। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांसी के आवाज़, ठीक है। मोहनी क्या सुनती थी, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनी जो है ये एक प्रकार का कहानी है और इसमें राधा एक कैरेक्टर रहती है। तो राधा बांसी का आवाज़ रोज़ सुनती थी और इसी को सुनने के लिए वो जागी रहती थी। और ये बांसी का आवाज़ बांसुरी कौन बजाता था, मोहना बजाता था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका सहायक आचार्य में, माफ कीजिएगा, सहायक अध्यापक जो आकलन परीक्षा हुआ उसमें पूछा गया था कि मोहना का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। तो मोहना का वास्तविक नाम था मोहन सिंह, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका सहायक अध्यापक में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना था कि मोहनी कोहनी माने राधा रोजे का सुनतो, तो बांसी के आवाज़ सुनतो, ठीक है। ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, ये राजकिशोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इनका भी नाम याद रखेंगे, राजकिशोर सिंह जी के द्वारा ये जो कहानी है ये लिखा गया है। और यहाँ पे एक प्रकार से प्रेम कहानी दिखाया गया है राधा और मोहना का। पूरा चैप्टर जरूर से पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहना कोहनी माने बांसी के बजात रहो। ठीक है, मोहनी कहानी मैंने ये चीज़ मैंने अभी बता दिया आपको कि जो मोहनी कहानी है इसमें बांसी किसके द्वारा बजाया जा रहा था, तो मोहना के द्वारा बजाया जा रहा था। इसका डिस्कशन मैंने अभी तुरंत कर दिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जानते हैं, भादा केकोर लिकोर कोहनी एक है। तो भादा के बारे में आपको बताना है। तो भादा किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है परमानंद महतो, ऑप्शन बी है आनंद महतो, ऑप्शन सी है चंद्रमा महतो, या फिर लास्ट ऑप्शन है यशोदा देवी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भादा जो लिखा गया है ये आपका लिखा गया दोस्तों अनंत महतो जी के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आपका सहायक अध्यापक आकलन में बना था। भादा जो है इसमें आपका 4 भाई रहते हैं, लोखू, भिखू, देवनाथ और ये भादा। ठीक है, भादा सबसे बड़ा रहता है और भादा इन सभी को पढ़ाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना था कि लोकू, भिखू और देवनाथ को कौन पढ़ाता है, तो वो भादा पढ़ाता था। इसे याद रखेंगे। और पढ़ लिख के ये लोग कहाँ पे नौकरी करते हैं, ये अपने ही गांव के, अपने ही क्षेत्र के ब्लॉक में जाकर के इनका नौकरी लग जाता है। तो इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इचला कहाँ रोतरो है, इचला कहाँ रहता है ये आपको बताना है। नदी, सोतिया, बांध या फिर नाला। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। तो इचला दोस्तों याद रखेंगे, एक बांध रहता है उसमें इचला रहता है, चाय रहती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये जो आपका कोहनी है ये लिखा गया है महेश्वर महतो मिंटू के द्वारा। ठीक है, ये कोहनी है चिप दादा चिप, ये कोहनी है, इसमें इचला का जिक्र आता है। ठीक है, और ये लिखा गया है महेश्वर महतो मिंटू के द्वारा। ठीक है, महेश्वर महतो मिंटू के द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक इचला मछली रहती है, उसको एक कौवा आकर के परेशान करता है और उसी से बचने के लिए वो अलग अलग जगह जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। जब कहानी आप डिटेल में पढ़ेंगे तो जितने भी कैरेक्टर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कहानी को डिटेल में पढ़ना बहुत ही अधिक आवश्यक है। पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी कहानी को डिटेल में पढ़ा दिया गया है। साथ में क्या क्या क्वेश्चंस बनेगा उसको भी मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, चिप दादा चिप कोहनी माने इचला चूल कहाँ घाट रो है। ठीक है, चिप दादा चिप जो कोहनी है इसमें आपको बताना है कि इचला जो है अपना चूल को कहाँ सुखाने के लिए घाटती है। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है रस्सी, ऑप्शन बी है पुआल, ऑप्शन सी है कोमल पाते, या फिर ऑप्शन डी है गाछे। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोमल पाते। ठीक है, इचला जो रहती है, ठीक है, चिप दादा चिप जो कहानी है जिसका जिक्र अभी हम लोगों ने किया, जिसे लिखा गया है महेश्वर महतो के द्वारा। ठीक है, महेश्वर महतो के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें पूछा गया कि इचला जो रहती है उसका अपना चूल कहाँ घाटती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोमल पात में। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे दोस्तों एक कौवा आकर के उसको बार बार परेशान करते रहता है, जिससे बचने के लिए वो अलग अलग लोगों के पास जाता है, मांगुर के पास जाता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंच परगनिया माने स्वर वर्ण के संख्या है क्या। पंच परगनिया में स्वर वर्ण के कितने संख्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12, या फिर ऑप्शन डी है, इसको ऑप्शन को चेंज कर लीजिए, इसको 20 कर लीजिए। पंच परगनिया माने स्वर वर्ण के संख्या आपको बताना है, 20 है, 8 है, 12 है, या फिर 10 है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। पंच परगनिया में स्वर वर्णों की संख्या अगर पूछा जाता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी व्याकरण का नाम नहीं दिया जाता है तो आपको फॉलो करना है आदर्श पंच परगनिया व्याकरण। ये फॉलो करना है आदर्श पंच परगनिया व्याकरण, जो कि लिखा गया है करमचंद आहिर जी के द्वारा। अगर स्पेशली किसी व्याकरण का नाम दिया जाता है तो उस अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, क्योंकि पंच परगनिया में 3 व्याकरण है। ठीक है, 3 व्याकरण है, आपको तीनों व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल फॉलो कीजिए आदर्श पंच परगनिया व्याकरण। इसके अनुसार आपको बताना है कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों स्वर वर्ण के 10 भेद होते हैं। वहीं अगर व्यंजन वर्णों की संख्या की बात करें तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं ये आपके 22 होते हैं। ठीक है,
माफ़ कीजिएगा 32 होते हैं, और ये दोनों मिला करके स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिला करके टोटल 42 वर्ण होते हैं पंच परगनिया के। ठीक है, इसमें व्यंजन वर्ण में कुछ कुछ वर्णों का उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि हिंदी में न का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद ताले बोसो, पेट कटा, मूर्धन्यसो, अक्ष, उसके बाद अत्र और अज्ञ, इन सभी वर्णों का उपयोग नहीं किया जाता है। वहीं स्वर वर्णों की बात करें तो स्वर वर्ण में दोस्तों जैसे कि एक बड़े ए का उपयोग नहीं किया जाता है, औ का उपयोग नहीं किया जाता है, उसके बाद आपका री का भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो इन सभी वर्णों का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे स्वर वर्ण जो है 10 ही होते हैं और व्यंजन वर्ण आपके 32 होते हैं। दोनों मिला करके 42 वर्ण यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर वर्णों की संख्या पूछी गई थी तो 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। न्योथायर कौन लिंग है? न्योथायर का लिंग आपको बताना है। पहला ऑप्शन है देखिए स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी है पुल्लिंग है, ऑप्शन सी है नपुंसक लिंग है, या फिर ऑप्शन डी है उभयलिंग है। तो दोस्तों न्योथायर जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उभयलिंग है। ठीक है, उभयलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उभयलिंग वैसे लिंग को कहते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही जाति का बोध होता है, उसको हम लोग उभयलिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि गोतिया, गोतिया स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपयोग होता है। ठीक है, छुआ, छुआ, तो ये भी आपका स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपयोग होता है। कुटुम्ब, मितान, ठीक है, कुटुम्ब, मितान, ये सभी आपके उभयलिंग है। ठीक है, उसके बाद जो सूक्ष्म जीव होता है या फिर जो छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे कि पोका, माकोड़, ठीक है, पोका, माकोड़, ये सभी आपके उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, उसी को उभयलिंग कहते हैं। और ये लिंग का जो 4 भेद होता है, ये लिंग का 4 भेद कौन कौन सा होता है? स्त्रीलिंग, आदर्श पंच प्रगण या व्याकरण के अनुसार मैं बता रहा हूँ, 4 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग, उसके बाद आपके नपुंसक लिंग और उभयलिंग, ये 4 भेद होते हैं आपके लिंग के। ठीक है, स्त्रीलिंग के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं, जैसे कि माए हो गया, उसके बाद मौसी, मामी, काकी, बहिन, ये सब जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन सभी को हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग अर्थात कि पुरुष जाति का बोध कराता है, जैसे कि मिता, बेटा, ठीक है, आजा, ये सभी आपका क्या है? पुल्लिंग है। और नपुंसक लिंग जो कि निर्जीव वस्तु होते हैं, जिसमें जीवन नहीं होते हैं, उसके लिए हम लोग नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, तेल, कोलम, ये सभी दोस्तों आपके नपुंसक लिंग है। तो चारों लिंग को आपको याद रखना है, क्वेश्चन इससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेकोर द्वारा काम होइला सेके कौन कारक कोल चाइला? कारक से क्वेश्चन है, आपको बताना है जिसके द्वारा, जिसका उपयोग करके काम होता है उसको हम लोग कौन सा कारक कहते हैं। ऑप्शन से देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है कर्म कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है दोस्तों अपादान कारक, या फिर लास्ट ऑप्शन है संप्रदान कारक। चलिए इस क्वेश्चन का सभी करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जिसके द्वारा काम किया जाता है उसको हम लोग कौन सा कारक कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको हम लोग कहते हैं करण कारक। ठीक है, जिसके द्वारा अर्थात कि जिसके मदद से, इसको याद रखना, जिसकी सहायता से काम होता है उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। ठीक है, और कारक के दोस्तों कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, ये आप सभी को पता होगा और याद रखना होगा। ठीक है, पहला हो गया कर्ता कारक, फिर उसका कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, उसके बाद संप्रदान कारक, संबंध कारक, और लास्ट होता है संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक, ये आपके 8 भेद होते हैं कारक के, आपको याद रखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक दोस्तों मेरे ख्याल से छूट गया है, कर्ता, कर्म, कारण, अधिकरण, संप्रदान, संबंध, अपादान एक छूट गया था। ठीक है, और एक कारक है अपादान कारक, अपादान कारक। कर्ता कारक जो काम करता है, जो कार्य करता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक जिसका फल जिस पर पड़ता है, ठीक है, जिस पर फल पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। करण कारक जिसके द्वारा कार्य होता है, ठीक है, जिसके द्वारा
जिसके द्वारा कार्य होता है। उसके बाद अपादान कारक नीचे देख लीजिए, किसी से अलग होने का जिससे पता चलता है, अलग होने का जिससे पता चलता है उसको अपादान कारक कहते हैं। अधिकारण मतलब जिस क्षेत्र का जिक्र होता है, ठीक है, जहाँ पे काम होता है, जिस जगह पे काम होता है उसको अधिकारण कारक कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए आपका है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक के बारे में जान लीजिए। इसका मतलब जखन कोनो चीज़ के दूसरा चीज़ संगे संबंध मालूम होला सेटा के संप्रदान, इसको संबंध कारक कहते हैं। और आपका संप्रदान कारक जो होता है उसको याद रखना है, जिसके लिए काम किया जाता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है, जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके लिए उसको संप्रदान कारक कहते हैं। और संबंध कारक जब संबंध दर्शाने का काम करते हैं तो उसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं। संबोधन कारक किसी को बुलाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, बुलाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी कारक को आपको देख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उमन छात उपरे बोईसा होई कौन कारक है? तो यहाँ पे पूछा गया है उमन छात उपरे बोईसा होई। यहाँ पे छात के ऊपर देखिए अंडरलाइन किया गया है और इसमें पूछा गया है कि ये कौन सा कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, ठीक है, या फिर संबंध कारक है, या फिर अधिकारण कारक है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकारण कारक। जैसे कि अभी मैंने कहा, ठीक है, अभी मैंने कहा कि उमन छात उपरे बोईसा है। छात मतलब किसी स्थान का बोध करा रहा है, स्थान, ठीक है, या फिर किसी क्षेत्र के बारे में बता रहा है। तो जब कोई क्षेत्र या फिर कोई स्थान के बारे में पता चलता है उसको हम लोग कहते हैं अधिकारण कारक, ठीक है, अधिकरण कारक। इसी से याद रखिएगा कि अधिकरण माना अधिकार, याद रखिएगा, अधिकार, अधिकार किस पर अधिकार, किसी क्षेत्र पर अधिकार या फिर किसी जगह पर अधिकार, ठीक है, तो उसी को हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं, किसी क्षेत्र या फिर किसी जगह का जब जिक्र होता है, ठीक है। अपादान कारक के बारे में मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जब किसी से अलग होने का पता चलता है, ठीक है, जब अलग होने का पता चलता है तो उसको हम लोग अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप एक देख लीजिए तब आपको पता चल जाएगा। जैसे कि रामानंद बुंडू लेक आलोक, ठीक है, बुंडू लेक आलोक, बुंडू लेक आलोक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम बुंडू लेक आलोक। तो राम कहाँ से आ रहा है, बुंडू से आ रहा है, मतलब बुंडू में पहले था, वहाँ से वो कहाँ आया, कहीं भी गया हो लेकिन वो बुंडू से आया, मतलब पहले बुंडू में था तो वो बुंडू से अलग होने का पता चल रहा है, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। वही दोस्तों अगर संप्रदान कारक की बात करें तो जिसके लिए काम किया जा रहा है, जिसके लिए काम किया जा रहा है उसको हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि माई के करते हैं पिता बना लो, ठीक है, माई, माई छुआ कहते हैं, छुआ कहते हैं पिठा बना लो। तो यहाँ पूछेंगे कि क्या करते हैं, तो छुआ करते हैं। तो मतलब जिसमें किसी के लिए, जिसके लिए काम होता है उसको हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पे माँ किसके लिए काम कर रही है, छुआ के लिए काम कर रही है, तो ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। और संबंध कारक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जब हम लोग वाक्य के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ संबंध दर्शाते हैं तो उसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, कारक के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कालो सोना केकोल लिखोल कविता है कि कालो सोना आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कालो सोना केकोर लिकोल कविता है के। ऑप्शन से दोस्तों पहला है राघवा, ऑप्शन बी है उदय, ऑप्शन सी है पागली, या फिर लास्ट ऑप्शन है दुर्गा प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कालो सोना है ये लिखा गया है उदय के द्वारा। बहुत सारे जो कविता हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सप्त सागर पारे, ठीक है, सप्त सागर पारे, ये कविता दोस्तों लिखा गया है डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा, ठीक है, रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बलिदान, ये लिखा गया है आपके किशोर सिंह जी के द्वारा, राजकिशोर सिंह जी के द्वारा, ठीक है, राजकिशोर सिंह जी के द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद याद रखना है लोर, ये भी आपका लिखा गया है राजकिशोर सिंह जी के द्वारा। जिंदगी, ये आपका लिखा गया है दुखहरण नायक जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दुख, ये लिखा गया है शक्तिधर अधिकारी जी के द्वारा।
उसके बाद चंचल मन, ये क्वेश्चन बना भी था, चंचल मन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सहायक अध्यापक आकलन में बना था और ये लिखा गया है दुखहरण नायक जी के द्वारा। उसके बाद रोक, याद रखेंगे, रोक कविता लिखा गया है दुर्गा प्रसाद, जिनको चाचा का भी कहा जाता है, दुर्गा प्रसाद साहू के द्वारा, ठीक है। और तारमुख याद रखना है, तारमुख, तारमुख ये लिखा गया है आपका उदय के द्वारा। तो इन सभी को याद रखना है, बाकी में और भी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताते हुए चलूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊ सुनेला काहे के। ऊ सुनेला क्या है? एक कविता है, कहानी है, निबंध है या फिर नाटक है? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। ऊ सुनेला क्या है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ऊ सुनेला, ये एक प्रकार से नाटक है, याद रखेंगे। ऊ सुनेला क्या है? नाटक है। नाटक में आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो ऊ सुनेला है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी आपको याद रखना है, चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा लिखा गया है। ये नाटक है ऊ सुनेला, लिखा गया है चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा, चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा लिखा गया है। और एक नाटक है, इसका नाम याद रखेंगे शारदा, ठीक है। ये लिखा गया है चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों नाटक का नाम याद रखेंगे बूढ़ा मुड़े ना लगावे, नाटक नहीं, एक प्रकार से ये आपका कहानी ही है, लेकिन कुछ कुछ किताब में आपको नाटक देखने को मिलेगा। ये भी आपका चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा लिखा गया है। रक्तदान नाटक, रक्तदान, इससे भी क्वेश्चन बना था और क्वेश्चन बनता है, ये भी चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा लिखा गया नाटक के नाम याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है के कोहे पारेला, के कोड लिखल कविता है के कोहे पारेला, ये एक प्रकार का कविता है, किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रमोहन महतो, ऑप्शन बी है दुर्गा प्रसाद साहू, ऑप्शन सी है विदुमणि या फिर लास्ट ऑप्शन है परमानंद महतो। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लिखा गया है परमानंद महतो जी के द्वारा, ठीक है। के सुनेला किसके द्वारा लिखा गया है? परमानंद महतो जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको याद रखना है और एक कविता है रौसिक भमरा, ठीक है। ये लिखा गया आपका विदुमणि जी के द्वारा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है नोटबोर पूछा जाता है, एक कविता है, ये भी पागली के द्वारा लिखा गया है नोटबोर, नोटबोर, ये आपका सहायक अध्यापक में पूछा गया था, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पहले पूछे गए थे उनको भी मैं कवर करवा दूंगा और मैं बताते हुए चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था, ठीक है। सहायक अध्यापक 6 to 8 वाले जो पेपर था उसमें पूछा गया था है नॉट वॉर, ये लिखा गया है पागली के द्वारा, ठीक है। तो इन सभी कविताओं को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुखहरण नायक जन्म थाने के। दुखहरण नायक का जन्म स्थान के बारे में आपको बताना है कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ऑप्शंस देख लीजिए, पहला ऑप्शन है राहे, ऑप्शन बी है तमाड़, ऑप्शन सी है बुंडू या फिर ऑप्शन डी है बारेंदा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? ये आपका जन्म हुआ था बारेंदा में। तो इसको आपको याद रखना है। दुखहरण नायक जी का जो जन्म है, माफ कीजिएगा, दुखहरण नायक जी का बारेंदा में नहीं बल्कि बुंडू में हुआ था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और बुंडू में कहा? बुंडू में एक टोला है नवरात्रि टोला, नवरात्रि टोला, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 1911 में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। पिता का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पिता का नाम राम कन्हाई नायक, ये पिता का नाम है, ठीक है। माता का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। रांची संस्कृति विभाग से इसको कला संगम पुरस्कार मिला था, इसको याद रखना है। कला संगम पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। और 1988 में याद रखेंगे, 1988 में पंच परगनिया अग्रज पुरस्कार भी इनको दिया गया था, ठीक है। पंच परगनिया अग्रज पुरस्कार ये इनको रांची यूनिवर्सिटी से दिया गया था, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी, रांची के जो क्षेत्रीय और भाषा विभाग है, ठीक है, क्षेत्रीय और भाषा विभाग है, यहाँ से इनको अग्रज पुरस्कार मिला था, इसे भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बनता है 1988 में इनको अग्रज पुरस्कार मिला था, ठीक है। और मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो 1995 में, ये जब 85 ईयर के थे तो इनका मृत्यु हो गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ज्योतिलाल महादानी के बापे का नाम लो है। ज्योतिलाल महादानी के पिताजी का नाम आपको याद यहाँ पे बताना है। कुंज बिहारी, परेशनाथ, शंभुनाथ या फिर महेश्वर महादानी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ज्योतिलाल महादानी जी के जो पिता का नाम था वो कुंज बिहारी था। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। ज्योतिलाल महादानी का जो नाम है, बाप पिताजी का नाम है वो आपका कुंज बिहारी हो जाएगा। माताजी का नाम इनका था, माता का नाम साठूबाला देवी, ठीक है, साठूबाला देवी इनके माताजी का नाम था, पिताजी का नाम कुंज बिहारी। कब इनका जन्म हुआ था, ये आपका सहायक आचार्य में पूछा गया था। इस बार जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे ज्योतिलाल महादानी से क्वेश्चन बना था सहायक आचार्य में, 1 to 5 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनका जन्म हुआ था 16 सितंबर 1933 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, ये सिल्ली में हुआ था, सिल्ली में हुआ था। इनके बारे में पूछा जाता है कि देवेंद्र माझी स्मृति सम्मान, इसे भी याद रखेंगे, देवेंद्र माझी स्मृति सम्मान। ये इनको मिला था, कब मिला था, 2003 में इनको देवेंद्र माझी स्मृति सम्मान मिला था। मृत्यु पूछा जाए तो मृत्यु इनका 2010 में हुआ, 2010 में। और ये मृत्यु कब हुआ था, 23 दिसंबर 2010 को इनका मृत्यु हुआ था। तो ज्योतिलाल महादानी के बारे में इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संतोष साहू प्रीतम के जन्म कबे हो रहे, ठीक है। संतोष साहू प्रीतम जी का जन्म के बारे में पूछा गया है कि जो इनका जन्म है ये कब हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। कबे हो रहे ये आपको बताना है, 1933, 1949, 1952 या फिर 1968। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। 1952 में इनका जन्म हुआ था संतोष साहू प्रीतम जी का, ठीक है। और ये जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका ओंडकी थाना में, ठीक है। इनका जो जन्म है ये हुआ था ओंडकी थाना क्षेत्र में, एक गांव है पूर्णा नगर, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1952। डेट पूछा जाए तो 3 जुलाई 1952 को इनका जन्म हुआ था। बाप का क्या नाम था, बाप का नाम था दुखरन साहू और माता का इनका नाम याद रखेंगे मोहिनी देवी, ठीक है। ये इनका माता का नाम था। इन सभी जानकारी को याद रखेंगे संतोष साहू प्रीतम से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम गीत कौन मासे गीत काल चला। करम गीत किस महीना में गाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, आषाढ़ महीना में, आश्विन महीना में, बोईसाख में या फिर भादौर में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भादौर महीना के एकादशी को करम पूजा होता है और उसी समय ये गीत गाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा भादौर महीना में। करम गीत बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि जवा उठाने का गीत होता है, जवा उठाएक, उसके बाद जवा जगाएक, उसके बाद आपका होता है फूल लोहरा गीत, फिर कोरम आनेक, ठीक है। उसके बाद पूजा समय में जो गीत गाया जाता है, फिर कोरम नाच के समय जो गीत गाया जाता है, फिर भसाने के टाइम। तो ये सभी कोरम गीत के प्रकार है, ठीक है। गीत से संबंधित अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरम गीत के कुछ प्रकार देख लेना है, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन देख लेना है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे गीत से आपका नहीं बनने वाला है। और कुछ जो गीत आपके दिए गए हैं परमानंद महतो जी की किताब से, उन सभी गीतों को देख लेना है, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार गीत कोई प्रकार के होइला, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि बिहार गीत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बिहार गीत के प्रकार बताना है, बिहार गीत कौन प्रकार के होइला। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर लास्ट ऑप्शन है 4। तो बिहार गीत जो होते हैं ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के बिहार गीत कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है। पहला होता है बर पक्ष में जो गीत गाए जाते हैं, बर पक्ष के गीत हो गए। दूसरा आपका कोनिया पक्ष के गीत हो जाएगा, कोनिया पक्ष के गीत। उसके बाद दोस्तों तीसरा आपको याद रखना है सामान्य गीत, जो दोनों ही पक्ष में श्रृंगार वगैरह के टाइम गाया जाता है, उसको हम लोग सामान्य पक्ष के गीत कहते हैं, ठीक है। अंबिका स्वासी का एक किताब होता है, अंबिका स्वासी, उस किताब से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, इससे आपका JSSC में क्वेश्चन बनता है।
JSSC में इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। प्रकार थोड़ा सा देख लीजिएगा, बर पक्ष के गीत कितने होते हैं, कोन्या पक्ष के गीत कितने होते हैं, समान गीत कौन कौन से हैं, थोड़ा बहुत आपको देख लेना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जाहली घुरे गीत कैसोन गीत है के, जाहली घुरे गीत किस प्रकार का गीत है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, बिहा गीत, सोहरो गीत, कोरम गीत या फिर टूसू गीत। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जाहली घुरे गीत जो है ये आपका सोहरोई गीत हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाहली घुरे गीत आपका सोहरोई गीत हो जाएगा। और ये पूछा जा सकता है कि सोहरे पर्व कब, किस महीना में आपका होता है या फिर किस महीना में ये सभी गीतें गाए जाते हैं। तो कार्तिक महीना में, कार्तिक महीना में होता है। ठीक है, कार्तिक महीना का जो अमास होता है उस समय से 3 दिन तक सोहरे पर्व होता है और उसी दौरान दोस्तों जाहली गीत गाया जाता है। हालांकि जाहली गीत जो होता है 1 महीना पहले से ही गाया जाता है। ठीक है, 1 महीना पहले से ही गाया जाता है। जाहली गीत उन गीतों को कहते हैं जो कि जो किसान, जो आपके किसान होते हैं, किसान के जो आपके मवेशी होते हैं उनको चराने का काम करते हैं और इनके द्वारा, अहीर के द्वारा ये गीत गाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अहीर और किसान का संबंध किस पर्व से संबंधित है। तो वो सोहरोई पर्व से संबंधित है। तो इन सभी को याद रखना है, सोहरोई पर्व से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमला मुंडा के जन्म कहाँ हो है। कोमला मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, सिल्ली में, बुंडू में, पतरातू में या फिर बुरुडी में। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। तो कोमला मुंडा, इनका जन्म होता है बुंडू में। कोमला मुंडा एक आपका पाठ है। ठीक है, लिखा गया है दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे, ज्योतिलाल महादानी के द्वारा लिखा गया है कोमला मुंडा। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये बुंडू नहीं होगा, ये आपका सिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोमला मुंडा का जो जन्म है वो सिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये गलत है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। कोमला मुंडा का जन्म जो है सिल्ली में हुआ था और सिल्ली में देखिए इनका जन्म सिल्ली में हुआ था। किनके द्वारा लिखा गया है ये जो पाठ है, ये लिखा गया ज्योतिलाल महादानी के द्वारा। ठीक है, ज्योतिलाल महादानी के द्वारा लिखा गया है, ज्योतिलाल महादानी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे कोमला मुंडा का जन्म कब हुआ था, आज से 100 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम पूछा जा सकता है, पिता इनका सोनातन मुंडा नाम था। सिल्ली के हेड टोला में इनका जन्म हुआ था, हेड टोला। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। कोमला मुंडा चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ाडी सिल्ली लेक कोतिक धुरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे गुड़ाडी जो है सिल्ली से कितना दूर में है ये आपको बताना है। सिल्ली लेक कोतिक धुरिया है, ये पूछा गया है। 7 किलोमीटर, 7 मील, 8 किलोमीटर या फिर 4 मील। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। गुड़ाडी जो है सिल्ली से कितना दूर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुड़ाडी जो है ये आपका 7 मील दूर है। गुड़ाडी को कहा जाता है दोस्तों, एक याद रखेंगे, एक क्वेश्चन बना था, गुड़ाडी को क्या कहा जाता है, दूध केर खोआ। ठीक है, दूध केर खोआ क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाहा जो होता है, लाहा चाष बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको दूध का खोआ कहा जाता है। ठीक है, तो गुड़ाडी केर वनांचल एक आपका चैप्टर है, उसको पढ़ लेना है। 7 मील दूर है ये सिल्ली से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, झरना के भीतर महान गणेश देवता के मूर्ति कहाँ है। झरना के अंदर एक गणेश देवता का मूर्ति है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस देख लीजिए, पहला ऑप्शन है चाटुबुरु में, ऑप्शन बी है रानीहारा में, ऑप्शन सी है पूर्णा पानी में या फिर लास्ट ऑप्शन है हालबाद में। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी को बताने का प्रयास करेंगे कि झरना के अंदर एक गणेश देवता का मूर्ति है, तो ये कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हालबाद में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हालबाद में ये स्थित है। गुड़ाडी केर वनांचल से संबंधित ये हालबाद स्थित है, एक जगह है हालबाद। यहीं पे दोस्तों झरना के भीतर एक गणेश देवता का मूर्ति बना हुआ है। और एक क्वेश्चन बनता है कि आपका सोना चांदी कहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, सोना चांदी, ऐसा माना जाता है कि सोना चांदी एक पर्वत में छिपा हुआ है, जहाँ वहाँ पे ईंट के जैसा आपको पत्थर का संरचना देखने को मिलता है। ये किस जगह पे स्थित है, तो ईटा मथानी, इसको याद रखेंगे, मथानी। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद पूर्णा पानी से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। पूर्णा पानी ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका पूर्णा पानी जो है यहाँ पे क्या फेमस है, ये स्थित है आपका गुड़ाडी केर वनांचल में ही स्थित है। क्यों फेमस है, यहाँ पे एक चूहा है। ठीक है,
चूहा है जो कभी नहीं सूखता है, ठीक है, कभी नहीं सूखता है, और जो ये पशु पक्षी है यहाँ पे पानी पीने आते हैं, इसे पूर्णा पानी याद रखेंगे। उसके बाद एक जगह है रानीहारा, रानीहारा, ठीक है। रानीहारा जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे राजा रानी सबका पाषाण का मूर्ति आपको देखने को मिलेगा, राजा रानी का, ठीक है। यहाँ पे एक बार क्या हो रहा था, बारात जा रहा था, बारात जा रहा था और वो सभी यहाँ पे पाषाण बन गए हैं, वही आपको रानीहारा में देखने को मिलेगा। मुनगा बुरु, ये आपका क्वेश्चन बना था, मुनगा बुरु, ये आपका सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में, आकलन परीक्षा 6 to 8 में ये क्वेश्चन बना था। मुनगा बुरु ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे मुनगा गाछ का पूजा होता है, ठीक है, मुनगा गाछ का आपका यहाँ पूजा होता है। किस महीना में यहाँ पे मेला लगता है, यही क्वेश्चन बना था, तो माघ महीना में मेला लगता है, इसीलिए इसको माघी मेला भी कहा जाता है, ठीक है, माघी मेला कहा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और एक है इसमें घोड़ाडीकर वनांचल में, और एक नाम याद रखेंगे चाटुबुरु, ठीक है, चाटुबुरु, चाटुबुरु, यहाँ पे भी गणेश का मूर्ति देखने को मिलता है, ठीक है, ये देखिए चाटुबुरु, यहाँ पे भी गणेश का मूर्ति देखने को मिलता है, गणेश जी का मूर्ति आपको देखने को मिलता है, गणेश जी का। यहाँ पे देखिए झरना के अंदर गणेश का मूर्ति हालभार में देखने को मिलता है। झरना के अंदर अगर पूछा जाए गणेश का मूर्ति कहाँ देखने को मिलता है, तो हालभार में देखने को मिलता है। जबकि अगर पूछे कि गणेश का मूर्ति आपका गुफा में कहाँ देखने को मिलता है, तो गुफा में गणेश का मूर्ति देखने को मिलता है आपका चाटुबुरु में। तो इसे आपको याद रखना है, गुफा में अगर पूछे जाएगा कि गुफा के अंदर गणेश जी का मूर्ति कहाँ पे देखने को मिलता है, तो चाटुबुरु में देखने को मिलता है, और झरना के भीतर में कहाँ देखने को मिलता है, हालभार में देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकबुरु महान कहाँ है, लोकबुरु में क्या है आपको बताना है, गणेश जी का मूर्ति है, शिव मूर्ति है, साधु के झोपड़ी है, या फिर ये सभी है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकबुरु घोड़ाडीकर वनांचल के अंतर्गत एक क्षेत्र है, जहाँ पे देखिए दोस्तों आपको साधु का झोपड़ी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको साधु का झोपड़ी देखने को मिलेगा। ये आपका कहाँ स्थित है, लोकबुरु में स्थित है, तो इसे भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्ली बुरु पहाड़ सिल्ली के कौन दिशा महान आहे। सिल्ली बुरु पहाड़ सिल्ली के किस दिशा में है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी है पूर्व पश्चिम, या फिर लास्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्व की ओर। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका सिल्ली बुरु पहाड़ है ये कहाँ पे स्थित है, तो सिल्ली बुरु पहाड़ जो है आपका स्थित है दोस्तों, याद रखना है दक्षिण पश्चिम दिशा में। सिल्ली के किस ओर स्थित है, तो सिल्ली के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल स्कूले नाम लिखा लो के को रचना है कि एक रचना है स्कूले नाम लिखा लो, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ज्योतिलाल महादानी, ऑप्शन बी है परमानंद महतो, ऑप्शन सी है दीनबंधु महतो, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों संतोष साहू प्रीतम। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिलाल महादानी। स्कूले नाम लिखा लो ये किसकी रचना है, ज्योतिलाल महादानी की रचना है, ठीक है, ये ज्योतिलाल महादानी की रचना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योतिलाल महादानी के कुछ कुछ और रचनाएं हैं जिसको आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जैसे कि बाघ आर सियार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। माटी सोंग खेला, और अभी हम लोगों ने चर्चा किया कमला मुंडा, सिल्ली, ठीक है, और आपका इसके बाद हो जाएगा कोयला घोंसला नहीं बनाती है, कोयला घोंसला नहीं बनाती है, रास और गोरंगिया का दोधी संवाद, उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है दहेज की शादी, बुद्धि और शक्ति, पंच परगनिया और उसका साहित्य। तो ये सभी रचनाएं जो है ये ज्योतिलाल महादानी के द्वारा किया गया था। तो इन सभी से क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साराप कोहनी माने मोरोद का नाम रो है। ठीक है, साराप कोहनी में जो मर्द का नाम है वो क्या है, होरी, राखाल, भेलुआ या फिर मोधु। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा साराप कहानी जो लिखा गया है प्रोफेसर जगन्नाथ मुंडा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जगन्नाथ सिंह मुंडा के द्वारा ये जो साराप कहानी लिखा गया है, जगन्नाथ सिंह मुंडा। वहाँ पे एक मोरद रहता है और एक जोनी रहता है जिसका नाम रहता है राखाल, और जोनी का नाम रहता है, याद रखेंगे, रोशनी। तो ये साराप कहानी को आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूलोल बिस्रोल सहित केकोल लिखोल है कि भूलोल बिस्रोल सहित किसके द्वारा लिखा गया है। पहला देखिए श्री श्रीधर महतो, ऑप्शन बी है संतोष साहू प्रीतम, ऑप्शन सी है दुर्गाचरण तांती, या फिर यहाँ पे ऑप्शन डी है करमचंद आहिर। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूलोल बिस्रोल सहित लिखा गया है करमचंद आहिर जी के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूलोल बिस्रोल सहित लिखा गया है करमचंद आहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादोमास केकोल रचना है के चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो, दीनबंधु महतो या फिर श्री श्रीधर महतो। तो दोस्तों खादोमास लिखा गया है आपका चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं। इसी प्रकार सभी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दे। इसी प्रकार झारखंड में सभी प्रकार के जॉब रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो फीस लगेगा 500 रुपया यहाँ पे फीस लगेगा। इसमें आपको बुक का PDF भी मिलेगा। ठीक है, बुक PDF में मिलेगा, अर्थात कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ना है उन सारे बुक्स का PDF भी मिल जाएगा। साथ में दोस्तों वीडियो लेक्चर मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, 500 रुपया है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दे। इसी प्रकार के वीडियोस आपको आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।